नमस्कार, मेरा नाम है अतुल जैन। यूपीएससी की तैयारी में जिन दो तीन विषयों को सबसे ज्यादा मुश्किल माना जाता है और स्टूडेंट्स जिनसे सबसे ज्यादा डरते हैं, उनमें से एक है इकोनॉमिक्स। मेरे ख्याल से अगर आप 100 स्टूडेंट्स से बात करें तो उनमें से शायद 90 लोग ऐसे होंगे जो इकोनॉमिक्स को या तो छोड़कर जाते हैं या फिर वो अपनी इकोनॉमिक्स की तैयारी से सेटिस्फाइड नहीं होते। उनको हमेशा लगता है कि इकोनॉमिक्स में थोड़ी सी एक कमजोरी रह गई है। इसका प्रमुख कारण क्या है? इसका एक सबसे बड़ा कारण यह है कि इकोनॉमिक्स में जो आपके पास रिसोर्सेज हैं, जिन संसाधनों से, जिन किताबों से, जिन नोट्स से आप पढ़ाई करते हैं, वो नोट्स जो है आपको विषय को ठीक से समझाते नहीं हैं। देखिए, यूपीएससी की तैयारी में एक प्राइमरी रिसोर्स जो होता है वो एनसीईआरटी माना जाता है। बाकी विषयों में एनसीईआरटी किताबें अच्छी हैं, मैं इससे इनकार नहीं करूंगा कि एनसीईआरटी किताबें जो हैं उनका स्टैंडर्ड अच्छा है, उनकी क्वालिटी अच्छी है, वो बढ़िया किताबें हैं। लेकिन इकोनॉमिक्स में मेरे ख्याल से सभी टीचर्स में इस बात को लेकर कंसेंसस है कि इकोनॉमिक्स की जो किताबें हैं वो अच्छी नहीं हैं। इकोनॉमिक्स की किताबें आप देखेंगे 9th या 10th तक बहुत ही आसान हैं और फिर 11th से वो बहुत ज़्यादा मैथमेटिकल हो जाती हैं, जो यूपीएससी के लिए आपके काम की नहीं है। तो अब आप जब इन किताबों के बेसिस पर अपनी तैयारी करते हो तो आपको क्या देखने को मिलता है? या तो आप केवल कुछ टर्मिनोलॉजी की परिभाषा रट लेते हो कि भाई जीडीपी ये है ना, फिस्कल डेफिसिट ऐसा है, इसका मतलब ये है, उनके फॉर्मूला आप रट लेते हो। या तो आप ऐसा करने की कोशिश करते हो, या फिर आप जो लंबे चौड़े मैथमेटिकल ग्राफ्स होते हैं जिसमें आप डेरिवेटिव निकालते हो, स्लोप निकालते हो, कर्व को आगे पीछे करते हो, वो सब करने में जूझते रहते हो, जो आपको समझ में आएगा नहीं। और अगर समझ में आ भी गया तो यूपीएससी में आपके लिए यूजफुल नहीं है। तो यहां पर जरूरत इस चीज की है कि इकोनॉमिक्स जिस तरीके से यूपीएससी में पूछी जाती है, जिस तरीके की इकोनॉमिक्स आपको सिविल सर्विसेज के लिए चाहिए, आप उसके हिसाब से इकोनॉमिक्स पढ़ें। जरूरत इस चीज की है। ये इकोनॉमिक्स किस तरह की है? ये इकोनॉमिक्स है वो इकोनॉमिक्स जो आपके आसपास घटित हो रही है। ये वो इकोनॉमिक्स है जो आप अपने आसपास देख पा रहे हैं। अगर मैं बहुत सिंपल सा एग्जांपल लूं तो कल की अपनी एक परसों की, माफ कीजिएगा, अपनी अभी एक यूट्यूब क्लास में मैंने यूपीआई के बारे में पढ़ाया। अब आप किताबों में देखेंगे तो आपको यूपीआई का पूरा टेक्निकल इंफ्रास्ट्रक्चर क्या है और उसका सर्किट कैसे होता है, किस तरह से कम्युनिकेशन कहां से कहां जाता है, ये सारी डिटेल्स बताई गई हैं। अब सवाल फिर से यही है कि यार ये इकोनॉमिक्स का हिस्सा कैसे है? ये तो आपका कंप्यूटर साइंस या फिर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट का हिस्सा है। इकोनॉमिक्स के दृष्टिकोण से हम ये समझ सकते हैं कि यार यूपीआई का फंक्शन केवल इतना है कि देश के लोगों की जो कैश पर निर्भरता है वो हमें कम करनी है। एक अकाउंट से पैसा दूसरे अकाउंट में ट्रांसफर करना है सीधे। अब उसमें चैलेंज क्या था? वो पहले भी होता था, आप एनईएफटी या आरटीजीएस या आईएमपीएस से भी ऐसा कर सकते थे। लेकिन उसमें चुनौती क्या थी कि सामने वाले को उसका अकाउंट नंबर याद होना चाहिए। लेकिन हम में से किसको हमारा अकाउंट नंबर याद होता है? शायद किसी को भी नहीं। लेकिन मोबाइल नंबर सबको याद होता है। तो यूपीआई जो है, इकोनॉमिक दृष्टिकोण से इसने क्या किया है, पैसे का एक खाते से दूसरे खाते में स्थानांतरण जो है, ट्रांसफर जो है, वो आसान कर दिया है। बस इतना ही काम यूपीआई ने किया है। इकोनॉमिक्स में आपको यह जानना जरूरी है। अब बात यह भी है, दूसरा सवाल, फॉलोअप क्वेश्चन यह आता है कि हम कैश का प्रवाह रोकना क्यों चाहते हैं? भाई सरकार जो है वो कैश को कम क्यों करना चाहती है? भाई देखिए, सीधा सीधा उसका लॉजिक ये है कि आज की तारीख में अगर आपके अकाउंट में कहीं से 5,000 रुपए आए तो इसका ट्रेस है, यह देखा जा सकता है कि यह पैसा आपके अकाउंट में कहां से आया। अगर वो आपको आपके किसी मित्र ने आपके अकाउंट में ट्रांसफर किए तो आपके अकाउंट में उसकी एंट्री होगी कि आपके दोस्त ने ट्रांसफर किए। अगर आपको किसी कंपनी ने तनख्वाह दी तो उसकी एंट्री होगी। अगर आपको जहां से भी, अगर आपको मैंने वो पैसे दिए तो आपको, अगर आपको कहीं से रिफंड आया तो उसकी भी एंट्री होगी कि भाई रिफंड यहां पर आया, उसकी एंट्री क्लियरली होती है। लेकिन अगर आपके बटुए में 5,000 रुपए रखे हैं, अगर आपके पर्स में 5,000 रुपए कैश रखे हैं, तो सरकार का तो छोड़िए, आप खुद भी नहीं बता सकते कि ये पैसे कहां से आए हैं। या आप बता सकते हैं? क्या आप दावे के साथ कह सकते हैं कि आपके पर्स में जो नोट रखा है उसका स्रोत क्या है? आप ये नहीं बता सकते। और ये स्रोत क्लियर ना होने के कारण ये काले धन को जन्म देता है। मान लीजिए कोई अफसर किसी से रिश्वत ले रहा है तो वो कैश में रिश्वत लेगा। अगर वो पकड़ा गया तो वो कह देगा कि ये पैसा तो कहीं और से आया था, मेरे परिवार ने मेरे को दिया था। तो कैश के प्रवाह को कम करना आप इसलिए चाहते हैं। मैं आपको एक और सिंपल सा एग्जांपल देता हूं। पिछले दिनों इंदौर के एक चाट वाले को, जो चाट सर्व करता है, उसको जीएसटी विभाग ने नोटिस भेजा। क्यों? क्योंकि वो 20 लाख से ऊपर की अगर आपका बिजनेस होता है वार्षिक का, तो आपको जीएसटी भरना चाहिए।
तो वो आदमी क्लेम कर रहा था कि मेरा बिजनेस 20 लाख से कम है, लेकिन आजकल लोग चाट खाने के बाद पेमेंट यूपीआई से कर रहे हैं। तो विभाग ने उसके यूपीआई से जुड़े हुए अकाउंट को खंगाला और यह पाया कि भाई आपकी सेल तो 40 लाख रुपए की है, तो आपको जीएसटी के लिए अप्लाई करना चाहिए। यूपीआई की व्यवहारिकता पे आपको इतना ही जानना जरूरी है। ये कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी जो है ये बहुत ज्यादा जरूरी है। ये ना तो आपको किताबों से मिलेगी, ना आपको जो है नोट से मिलेगी, और ना आपको जो आप रैंडम रिसोर्सेज ढूंढ रहे हैं एनसीईआरटी के अंदर या अन्य किताबों के अंदर, वहां से आपको नहीं मिलेगी। इसके लिए आपको चाहिए एक ऐसा टीचर, एक ऐसा कोर्स जो आपके लिए इकोनॉमिक्स के जो पार्ट जरूरी हैं उनको आपको समझाने लायक बना सके। ठीक है, बहुत सिंपल सी बात है। देखिए, आप अगर आपने मेरे लेक्चर्स देखे हैं, मेरा इकोनॉमिक्स को पढ़ाने का तरीका देखा है, तो आपने देखा होगा कि मैं आपको बहुत ही व्यवहारिक, बहुत ही सरल, सिंपल एग्जाम्पल्स के माध्यम से पढ़ाता हूं। जैसे अभी मैं कुछ दिनों पहले ऑपरेशन ट्विस्ट लोगों को समझा रहा था। ऑपरेशन ट्विस्ट समझाने के लिए मैंने हिंदी फिल्मों में दिखाए जाने वाले लव ट्रायंगल का प्रयोग किया। जैसे साजन फिल्म अगर आपने देखी हो तो भाई उसमें एक सलमान खान का कैरेक्टर है और एक संजय दत्त का कैरेक्टर है। दोनों एक ही लड़की से प्रेम करते हैं, माधुरी दीक्षित से। लेकिन क्या हुआ कि भाई संजय दत्त को जब मालूम चला कि मेरा दोस्त भी उस लड़की से प्रेम करता है, तब वो अपने आप को बुरा दिखाने लगा कि भाई मैं जो हूं, मैं तो बहुत बुरा व्यक्ति हूं, ताकि लड़की उसको छोड़कर सलमान खान के ही पास चली जाए। ऐसा हुआ। यही ऑपरेशन ट्विस्ट में सरकार करती है। सरकार चाहती है कि लोग प्राइवेट कंपनियों के बॉन्ड में निवेश करें ताकि अर्थव्यवस्था में सुधार हो। तो सरकार क्या करती है, अपने बॉन्ड की स्थिति को खराब कर देती है, अपने बॉन्ड खुद से खरीद के महंगे कर देती है ताकि उनकी यील्ड कम हो जाए। तो निवेशक जो होता है वो सोचता है कि यार सरकारी बॉन्ड में यील्ड कम मिल रहा है, यील्ड मतलब लाभ कम मिल रहा है, वहीं प्राइवेट कंपनी के बॉन्ड में यील्ड ज्यादा मिल रहा है, तो चलिए प्राइवेट कंपनी के बॉन्ड में ही पैसा लगाया जाए। ये बहुत सिंपल सी बात है। एक और बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट जो पिछले दिनों चर्चा में रहा है वो है मोस्ट फेवर्ड नेशन का कॉन्सेप्ट, कि भैया एमएफएन दर्जा भारत को, पाकिस्तान को देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए। बड़ा लोग कंफ्यूज होते हैं कि सर एमएफएन क्या चीज है, क्या नहीं है। मैं आपको अभी 10-20 सेकंड में समझाता हूं। एमएफएन का मतलब यह है कि अगर आप किसी, वो एमएफएन आपके बेस्ट फ्रेंड जैसा है, जैसा आपका बेस्ट फ्रेंड होगा ना जीवन में, तो अगर आप किसी अन्य फ्रेंड को कोई सुविधा देते हो तो वो आपको बेस्ट फ्रेंड को देनी पड़ेगी। ऐसा मानिए कि आपके घर में कोई बर्थडे पार्टी है, उसमें आपने अपने किसी दोस्त को नहीं बुलाया, फिर आपने बेस्ट फ्रेंड को नहीं बुलाया तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर आपने किसी दूसरे दोस्त को उस पार्टी में बुलाया तब तो बेस्ट फ्रेंड को बुलाना ही पड़ेगा। यही एमएफएन है कि अगर मान लीजिए भारत ने किसी एक देश को, कंट्री ए को एमएफएन घोषित कर रखा है और भारत उस पर 10% टैरिफ लगाता है, वहीं दूसरा कंट्री बी है, उससे भारत ने अब एक समझौता किया और उस पर टैरिफ 9% कर दिया, तो आपको अपने एमएफएन पर भी 9% ही टैरिफ करना पड़ेगा। बस इतना सा कॉन्सेप्ट है। इसको समझाने में किताबें 10 पेज लगाती हैं, तमाम तरह की परिभाषाएं, तमाम तरह की टेक्निकल जटिलताएं देती हैं जिनकी आपको कोई जरूरत नहीं है। तो मेरे साथ अगर आप इकोनॉमिक्स पढ़ेंगे तो मैं इकोनॉमिक्स को आपको सरल और अंडरस्टैंडेबल करके बताऊंगा, आपकी भाषा में, जो आपको समझ में आ सके और जिसके कॉन्सेप्ट्स आपको क्लियर हो जाएं। कॉन्सेप्ट्स अगर आपको क्लियर हो जाएंगे तो फिर आप उनको अप्लाई कर पाएंगे। जो अखबार में भी इकोनॉमिक्स की न्यूज आती हैं वो भी आप समझ पाएंगे, उन पर भी आपका ग्रैस्प बेटर हो पाएगा। ये कहने की कोई ज़रूरत नहीं है कि इस पूरे प्रोसेस में हम बहुत सारे टेस्ट लेंगे, बहुत सारे इवैल्यूएशंस करेंगे, जो शुरुआत में आसान होंगे, धीरे धीरे लेवल बढ़ते बढ़ते यूपीएससी लेवल और उससे थोड़ा सा ज़्यादा हम तैयारी कराते हैं। आपका ऑब्जेक्टिव, सब्जेक्टिव सारे डिस्कशंस होंगे, आपके जो भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स इकोनॉमिक्स के आ रहे हैं उनको हम इंक्लूड करके, समावेशित करके आपको पढ़ाएंगे। तो कुल मिला के आपकी इकोनॉमिक्स की चिंता का पूरा अंत होगा मेरे साथ। मैं आपकी इकोनॉमिक्स की चिंता का समाधान हूं, तो आप मेरे से जुड़ सकते हैं। आप मेरे से कैसे जुड़ेंगे? मेरे साथ जुड़ने का तरीका है कि आप जो है अनअकैडमी का हमारा सब्सक्रिप्शन आप ले लीजिए। तो अनअकैडमी का हमारा सब्सक्रिप्शन जो है उस पर एक अभूतपूर्व ऑफर आया हुआ है। आप अभी 17,999 रुपए के दाम पर इससे जुड़ सकते हैं। अतुल जैन कोड अगर आप लगाएंगे तो ये ऑफर जो है ये आज खत्म हो रहा है। आज इस ऑफर का लास्ट डे है। याद रखिए, न सिर्फ आपकी इकोनॉमिक्स बल्कि आपकी पूरी यूपीएससी की तैयारी का देश के सबसे बेहतरीन टीचर्स के साथ एक कंप्लीट सोल्यूशन अगर आपको चाहिए तो आपको अनअकैडमी के साथ आज ही जुड़ जाना चाहिए। इस मौके को चूकिए मत। केवल 17,999 में अभी ये सब्सक्रिप्शन अवेलेबल है। प्रीलिम्स मेंस इंटरव्यू के सबकी तैयारी कराएगा, प्री मेंस की टेस्ट सीरीज देगा, सीसैट कराएगा और सब कुछ आपके पसंदीदा टीचर्स के साथ होगा। तो बिल्कुल देर मत कीजिए, आज ही जुड़िए और अपनी तैयारी को एकदम सही आकार प्रदान कीजिए।